कैटाकोल का मतलब हुआ ये बेंजीन रिंग और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? कैटाकोल। कैटाकोल यानी डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, अब इस पे अमीन ग्रुप ऐड कर दें तो अब क्या बन गया ये? कैटेकोला। अब ये बन गया कैटेकोला अमीन। ओके, कैटेकोल और अमीन, तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे? NH2 के साथ कैटाकोल अमीन, और जबकि पहले क्या था? कैटाकोल। ओके, तो आज डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो कि कैटाकोलामीन्स हैं, यानी जिन ड्रग्स में ये कैटाकोलामीन ग्रुप या मैं बोलूँ ये प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर, कैटाकोलामीन उस ड्रग के कंपोनेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तब उनको क्या बोलेंगे? कैटाकोलामीन्स बोलेंगे। ओके, कैटाकोलामाइंस बोलेंगे। ठीक, तो अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि कैटाकोलामीन को रिकॉग्नाइज करता है, उसको नाम है COMT। कैटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज। कैटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ये अपनी बॉडी में होता है और जो कैटाकोलामिन्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और उसको डिजनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये मेनली कहाँ होता है? ये रिकॉग्नाइज कैटाकोलामिन, ये अबंडेंट इन GIT, यानी GIT में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये जो कैटाकोलामिन्स है ना, इसीलिए ओरल रूट से नहीं दी जाती हैं, बिकॉज वहाँ क्या होता है? COMT बहुत ज़्यादा होता है, तो कैटाकोलामिन्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसको वहीं पे ख़त्म कर देगा। तो जो कैटाकोलामिन्स अपन ड्रग दिए हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं नॉट इफेक्टिव ओरली। कैटाकोलामिन्स नॉट इफेक्टिव ओरली, ठीक है। कैटाकोलामिन्स भी मेजरली 2 टाइप की हो सकती हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। ठीक है, एक तो एंडोजीनस कैटाकोलामिन्स और एक एक्सोजीनस कैटाकोलामिन्स। एंडोजीनस का मतलब हुआ जो अपनी बॉडी के अंदर बनते हैं वो वाले कैटाकोलामिन, और एक्सोजीनस कैटाकोलामिन यानी अपन बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं वो वाले कैटाकोलामिन्स। ठीक, तो जो अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होते हैं या बनते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन है, और एक और है कौन? डोपामिन है। और एक्सोजीनस में आते हैं डोब्यूटामिन, आइसोप्रिनेलिन, और फिनोल डोपाम। डोब्यूटामिन, आइसोप्रिनेलिन और फिनोल डोपाम। डोब्यूटामिन, आइसोप्रिनेलिन, फिनोल डोपाम। डोब्यूटामिन, आइसोप्रिनेलिन और फिनोल डोपाम, ये क्या है? एक्सोजीनस।
और एंडोजीनस तो पता ही है, एड्रेनलिन है, नोरेड्रेनलिन है और डोपामिन है। ओके, अब इसमें डोपामिन के बारे में पढ़ते हैं पहले कि जो डोपामिन है ना, ये कौन कौन से रिसेप्टर्स पे मेनली काम करता है और क्या एक्शन करता है। तो ये डोपामिन आ रहा है, मतलब डोपा आ रहा है जिसमें, यानी जिस ड्रग के नाम में डोपा आए तो वो D1 रिसेप्टर्स को तो एक्टिवेट करे ही करेगा। याद रखना, जिनमें डोपा वर्ड आए वो D1 रिसेप्टर्स को तो एक्टिवेट करे ही करेगा। जैसे इसमें डोपा आ रहा है और इसमें भी डोपा आ रहा है, और कोई से भी ड्रग में डोपा वर्ड नहीं आ रहा है, तो ये एक्ट्स ऑन D1 पे तो हो गई, D1 रिसेप्टर्स। इसके अलावा ये बीटा 1 रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करता है। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, देखो कम कंसंट्रेशन पर D1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, थोड़ी और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बीटा 1 को भी एक्टिवेट करेगा, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा 1 को भी एक्टिवेट कर देगा। तो वो कंसंट्रेशन कितनी है वो भी बताते हैं। ये अगर लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर मिनट अगर प्रोवाइड हो रही है तो वो D1 रिसेप्टर्स को ही एक्टिवेट करेगा। लेकिन अगर 2 से 10 माइक्रोग्राम, इस क्या लिख दिया मैंने, माइक्रोग्राम है, 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर मिनट अगर प्रोवाइड हो रही है, यानी 2 से ज़्यादा और 10 तक, तो किसको भी करेगा, बीटा 1 को भी एक्टिवेट कर देगा। D1 को तो करेगा, फिर बीटा 1 को भी करने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन और बढ़ा दी, यानी 10 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर मिनट अगर प्रोवाइड हो रही है तो वो अल्फा 1 रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कर देगा। तो D1 को जब एक्टिवेट करेगा तो कौन सा फंक्शन ज़्यादा होगा। क्या होता है कि ये जो रीनल ब्लड वेसल्स होती है ना, मैक्सिमम इन रीनल ब्लड वेसल, यानी मैक्सिमम इन रीनल ब्लड वेसल, वैसे तो D1 जो होता है ना, ये सभी ब्लड वेसल्स को क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन करवाता है। ठीक है, ये वैसोडाइलेशन करवाता है, लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट होता है रीनल ब्लड वेसल्स पे, और रीनल ब्लड वेसल्स पे इसका इफेक्ट क्या होगा, वैसोडाइलेटर इफेक्ट होगा। और वैसोडाइलेटर इफेक्ट में ये क्या कोज करवाएगा, GFR को बढ़ा देगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। तो जिन पेशेंट्स में ओलिगोयूरिया की शिकायत होती है, ठीक है, उनमें ये ड्रग इफेक्टिव होगी। तो ये क्या करवाएगा, GFR बढ़ाने से क्या होगा, यूरिन फ्लो, आउटफ्लो ज़्यादा होगा। ठीक, और ब्लड प्रेशर पे भी फाइनली इफेक्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कम कंसंट्रेशन पे ये इसका फंक्शन होता है। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 से 10 है तो इसका इफेक्ट बीटा 1 पे भी होगा। तो बीटा 1 मेनली काम करता है हार्ट पे, और हार्ट पे इसका सिंपैथेटिक एक्शन क्या होता है कि हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो इसका यूज कहाँ होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक, इसके अलावा जब इसकी कंसंट्रेशन 10 से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अल्फा 1 को एक्टिवेट करेगा, और अल्फा 1 मेनली क्या करता है, ब्लड वेसल्स पे, पहले याद किए थे जैसे अल्फा 1 और बीटा 2 का काम होता है ब्लड वेसल्स पे, और अल्फा 1 का था C से कॉन्स्ट्रिक्शन और बीटा 2 का था D से डायलेशन। तो अल्फा 1 क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो इसका यूज किस में होगा, शोक वाले पेशेंट्स में, यूज इन शोक। ठीक,
तो जो डोपामिन है इसके यूजेज जो होंगे वो क्या होंगे मेनली, पहला तो हो गया क्या, CHF कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, और दूसरा शोक हो और उसके साथ साथ ओलिगोयूरिया हो। ओलिगोयूरिया हो यानी कि जिन पेशेंट्स में शोक के साथ ओलिगोयूरिया है, यानी अगर शोक ओनली शोक है तो और भी ड्रग्स दी जा सकती है, लेकिन अगर शोक के साथ ओलिगोयूरिया भी है तो ये ड्रग बहुत इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये क्या करती है, रीनल ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन करती है और बाकी सब जगह क्या करती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये शोक को तो कंट्रोल कर ही रही है, उसके साथ साथ ओलिगोयूरिया को भी ट्रीट करेगी। ठीक, इसीलिए इसका यूज शोक प्लस ओलिगोयूरिया में प्रीफर किया जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जिनमें डोपा वर्ड आ रहा है वो क्या करती हैं, D1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो डोपामिन हो गया, अब बढ़ेंगे डोब्यूटामीन के बारे में। ठीक है, डोब्यूटामीन कौन से रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और क्या काम करता है। डोब्यूटामीन इसमें डी तो आ रहा है, लेकिन ये मत समझना कि ये D1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, तो पहले ही लिख देते हैं यहाँ पे, डू नॉट एक्ट ऑन D1 रिसेप्टर्स। ये मेनली एक्ट करता है किन पे, β1 रिसेप्टर्स पे, मेनली एक्ट्स ऑन β1 रिसेप्टर्स। ओके, तो β1 रिसेप्टर्स पे ये काम करेगा। और अभी अपन ने पढ़ा था कि β1 हार्ट पे मेनली काम करता है, और वहाँ पे सिंपैथेटिक एक्शन क्या होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना। वो जब β1 पे हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा तो किसमें काम आएगा, ये क्रोनिक हार्ट कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में ये इसका यूज़ होगा। तो इसका यूज़ क्या होगा, इन कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक है, अब नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, फिनोल डोपाम की। फिनोल डोपाम, ठीक, इसमें डोपा वर्ड आ रहा है, तो मतलब ये D1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। लेकिन इसको फिर से पढ़ें, फिनोल डोपा, यानी इसको उल्टा पढ़े, जैसे ऐसा लगता है, जैसे ऐसा लग रहा है ओनली डोपा को, ओनली D1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है, फिनोल ओनली, ऐसा थोड़ा महसूस होता है। तो ओरिजिनली क्या होता है, ये D1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट ओनली D1 रिसेप्टर्स। ठीक, तो जो D1 को एक्टिवेट करेगा, मतलब क्या होता है, वो रीनल ब्लड वेसल्स पे क्या करेगा, ज़्यादातर वैसोडाइलेशन करेगा, और क्या होगा, GFR को इंक्रीज करेगा, और वहाँ से ब्लड लॉस करो यूरिन आउटफ्लो को बढ़ाएगा। तो कुल मिला के वो एक तरह से क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। तो इन ड्रग्स का, या मैं बोलूँ फिनोल डोपा का, मेनली यूज़ किस में होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में, यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। ठीक, अभी अपनी कुछ ड्रग्स बची हुई हैं, जैसे हमारा हुआ है डोपामिन, जो करती है D1 को, β1 को, α1 को। ठीक, डोब्यूटामीन करती है किसको, β1 को, और
फिनोल्डोपाम पड़ा है, ये किसको करती है? ओनली D1 को। ये किस में काम आ रही थी? ये काम आ रही थी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और CH क्या सोक प्लस सोक ओलिगोयूरिया में काम आ रही थी। और जो डो ब्यूटामीन है जो बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, ये काम आ रही थी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में, बिकॉज हार्ट रेट बढ़ाती है। फिनोल्डोपाम जो D1 रिसेप्टर्स को केवल एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, वो काम आ रही है किसमें? हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में, बिकॉज GFR इंक्रीज करके क्या करवाता है? यूरिन आउटफ्लो बढ़ा देता है। तो अभी अपनी ड्रग्स बची हुई हैं एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और आइसोप्रेनेलिन। ओके, तो एक सीधा सा फंडा ऐसे याद रखेंगे कि एड्रेनलिन जो है ये सभी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, जैसे कि α1, α2, β1, β2। फिर सेकेंड ड्रग पे आते हैं नोर एड्रेनलिन, ये मतलब A फॉर आल, ऐसे समझो, A फॉर ऑल, और NA मतलब नोट ऑल। मतलब अब लिखना स्टार्ट करते हैं, ये किस किस को करती होगी? α1, α2, β1। फिर अपन याद करेंगे मतलब नोट आल, यानी सभी को नहीं एक्टिवेट करती, ये एक्टिवेट करती है सिर्फ α1, α2 और β1। यहीं रुक जाइए, इसका अपन ने पढ़ ही लिया, β1, D1, β1 और α1। डो ब्यूटामिन का पढ़ ही लिया, सिर्फ किसको करती है? β1 को करती है। और फिनोल्डोपाम डोपा आ रहा है ओनली, D1 को करती है। अब बचा कौन? आइसोप्रेनेलिन। आइसोप्रेनेलिन में ऐसे याद रखेंगे, जैसे डो ब्यूटामिन β1 को करती है, तो ये इससे एक ज़्यादा ही करती है, β1 को और β2 दोनों को करती है एक्टिवेट। इजीली रिमेंबर कर रख सकते हैं, जैसे ये ऑल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी, ये नॉट ऑल यानी β2 को छोड़ देंगे, इसमें सभी 1 वाले आ गए। दो β1 में ब्यूटामिन, जैसे B ऐसे महसूस हो रहा है, ब्यूटामिन, B फॉर β1। ओके, आइसोप्रेनेलिन, इसमें β1 है तो इसमें β2 भी होगा, β1 β2। फिनोल्डोपा ओनली डोपा, तो D1। ये रिमेंबर रखेंगे अच्छे से। अब जो ड्रग्स बची हुई हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है, नोर एड्रेनलिन है और आइसोप्रेनेलिन है, इनका इफेक्ट कैसे कैसे होता है और किस किस पे कैसे होता है? जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है, और हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट होता है। एक तरह से अगर देखेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट देखेंगे, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट देखेंगे, एक तरह से हार्ट पे क्या एक्टिविटी होती है इनकी, यानी हार्ट पे मेनली कौन काम करेगा? β1 रिसेप्टर्स जो क्या करते हैं? हार्ट को सिंपैथेटिक में एक्टिवेट करते हैं और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो जिनमें β1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने की कैपेसिटी होगी वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब हुआ कि ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक तरह से पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन पे डिपेंड करता है। तो जो ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट करता है, मतलब ब्लड वेसल्स पे α1 और β2 मेनली काम करते हैं। α1 कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है और β2 क्या करता है? डायलेशन करता है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ये दोनों डिटरमाइन करेंगे। हार्ट रेट की बात करते हैं। हार्ट रेट दो तरीके से मैनेज होगी, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट कौन से रिसेप्टर से होगा? β1। और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट। तो डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो हार्ट रेट पे काम करेंगे, तो फाइनल इनका रिजल्ट क्या होगा?
ठीक, इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होगा हार्ट रेट पे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एड्रेनलिन किस किस को एक्टिवेट करता था, अभी लिखा था हमने, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। तो ये बीटा 1 को भी एक्टिवेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे इसका इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। नोर एड्रेनलिन किस किस को करता है, अल्फा 1, अल्फा 2 और ओनली बीटा 1। बस रुक जाओ यहीं पे, नोट ऑल। तो ये बीटा 1 को भी करता है मतलब, तो इस पे भी हार्ट रेट इंक्रीज होगा। कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर आइसोप्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन क्या होता था, जिसमें बीटा 1 और बीटा 2 एक्टिवेट हो रहा था। बीटा 1 और बीटा 2 मतलब बीटा 1 तो इसमें भी आ रहा है, तो ये भी हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये भी बढ़ाएगा। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे आते हैं, तो ये अल्फा 1 को भी करता है और बीटा 2 को भी करता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल, यानी ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और वैसोडाइलेशन भी करेगा, तो मतलब नेट इफेक्ट 0। नोर एड्रेनलिन पे आते हैं, तो अल्फा 1 भी है लेकिन बीटा 2 नहीं है। तो अल्फा 1 का काम क्या था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब आते हैं आइसोप्रेनालिन पे, इसमें बीटा 1 और बीटा 2 होते हैं, यानी अल्फा 1 नहीं है। तो बीटा 2 का काम होता है वैसोडाइलेशन, यानी कि ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। तो ये भी याद रखेंगे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है। ये हो गया ऊपर एड्रेनलिन के बारे में लिखेंगे, इसमें अपना नोर एड्रेनलिन के बारे में और इसमें आइसोप्रेनालिन के बारे में। ठीक है। अब हार्ट रेट पे इनका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, तो हार्ट रेट पे बीटा 1 काम करता है, तो बीटा 1 पे इसका इफेक्ट क्या होगा, है इस पे बीटा 1 को स्टिमुलेट करता है, तो हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डायरेक्टली। इस पे बीटा 1 है तो ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा डायरेक्टली। इसमें भी बीटा 1 है तो ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा डायरेक्टली। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब ये है, अभी आपको बताते हैं। जैसे मीन ब्लड वेसल्स जो होती है ना, उन पे क्या होते हैं, बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स है, इन पे जैसे ये क्या है, बैरोरिसेप्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ब्लड वेसल्स कंटेन्स बैरोरिसेप्टर्स। ओके, ये मान लो बैरोरिसेप्टर है। तो ये जो बैरोरिसेप्टर्स है ना, इनका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करना, कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम है नॉर्मल से तो भी ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो देखो, मीन ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो मीन ब्लड प्रेशर मेनली किसको मेजर करेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ओके, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को करेगा। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा निकला, बैरोरिसेप्टर्स अगर, ये जो है ना बैरोरिसेप्टर, ये किसको करते हैं मेनली मेजर, मेनली सेंस मीन ब्लड प्रेशर। मीन ब्लड प्रेशर मतलब मेजरली इसका रोल है किसका, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। यानी ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, ये पेरीफेरी पे होते हैं बैरोरिसेप्टर, तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ज़्यादा महसूस करेंगे, या मतलब महसूस ही करेंगे। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर इनके अनुसार ज़्यादा है तो क्या होगा, बैरोरिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और हार्ट रेट कम करवा देगा। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन रिसेप्टर्स के अनुसार कम है तो फिर बैरोरिसेप्टर क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम पे अपना
मैसेज ट्रांसफ़र करेगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा और हार्ट रेट को ये बढ़ा देगा, फिर इसको ये मैनेज कर लेगा। मतलब ये एक तरह से इनडायरेक्ट इफेक्ट है किस पे, हार्ट पे। मतलब डायरेक्टली जैसे इसमें हो रहा था कि बीटा 1 को एक्टिवेट किया और डायरेक्टली हार्ट रेट बढ़ गया, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, थोड़ा बीच में पाथ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि बैरोरिसेप्टर्स अपना मैसेज भेजेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे, फिर वो अपने हिसाब से एक्टिवेट होंगे। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ा देगा। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऐसे होता है, ठीक है। तो यानी कि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। हार्ट रेट का जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे। यानी एक तरह से बढ़ रहा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो हार्ट रेट घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो सीधा अपन इससे लिख सकते हैं कि देखो इधर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है, तो इस पे भी नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा हार्ट रेट पे। अगर इधर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हार्ट रेट क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट में घटना चाहिए। इधर अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट रहा है तो हार्ट रेट इनडायरेक्ट में क्या होगी, बढ़नी चाहिए। अब इसका नेट इफेक्ट देख लेते हैं हार्ट रेट का। हार्ट रेट का नेट इफेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट का नेट इफेक्ट देखेंगे तो एड्रेनलिन हार्ट रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। नोर एड्रेनलिन क्या करेगा, अगर इनको ऐड करेंगे तो एक तरह से क्या हो रहा है, कम कर रहा है। और आइसोप्रेनालिन नेट इफेक्ट बढ़ा रहा है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन आए कि नोर एड्रेनलिन का हार्ट रेट पे नेट इफेक्ट क्या होता है, तो ब्रेडिकार्डिया, नोट टैकीकार्डिया। अब हम सोच सकते हैं कि नोर एड्रेनलिन, ऐसे सोच सकते हैं कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम में है तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, इन टैकीकार्डिया करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नोर एड्रेनलिन क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया कोज करता है। अगर एड्रेनलिन की बात करें तो ये टैकीकार्डिया कोज करता है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम टैकीकार्डिया कोज कौन करेगा, आइसोप्रेनालिन, ठीक है, मैक्सिमम टैकीकार्डिया कोज करता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है और फिर भी टैकीकार्डिया कोज कर रहा है, वो कौन होगा, आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, उसके साथ साथ टैकीकार्डिया भी कर रहा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। थैंक यू। लेकिन एक पॉइंट और है कि ये जो नोर एड्रेनलिन का नॉर्मल पर्सन पे इफेक्ट क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी में ट्रांसप्लांटेड हार्ट है, यानी अगर क्वेश्चन में आए कि इन ए पर्सन विद ट्रांसप्लांटेड हार्ट, तो फिर उसमें नोर एड्रेनलिन का इफेक्ट अगर पूछे तो क्या बताएंगे, टैकीकार्डिया, बिकॉज उसमें इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा। अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, टैकीकार्डिया। ये क्यों नहीं होता, बिकॉज जब सर्जरी से अगर ट्रांसप्लांट हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो अच्छी तरह से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, स्मॉल न्यूरल करेक्शन इतना नहीं हो पाता, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन खत्म हो जाएगा इनडायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट जो उसके अंदर रिसेप्टर है, यानी हार्ट के अंदर रिसेप्टर है बीटा 1, वो ही अपना फंक्शन कर पाएंगे। तो ट्रांसप्लांटेड हार्ट में नोर एड्रेनलिन केवल टैकीकार्डिया कोज करेगा, तो ब्रेडिकार्डिया उनमें नहीं होगा, और नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक। थैंक यू।